So basically in this lecture we'll study about your प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि बेसिकली किस किस टाइप्स के आपके बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, मेनली तो हमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है ना, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, उनकी जो सेल वॉल है. ठीक है ना, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली दोनों की बेसिकली सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो इस बेस पे हमने पढ़ना है. तो सेल वॉल का नेचर कैसा होता है और जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब उसमें बेसिकली मोनोमर्स होते हैं. ठीक है ना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की. ठीक है ना, और पेप्टिडोग्लाइकन जिसे हम क्या बोलते हैं आपका म्यूरिन. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जनरली स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में. ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके किंगडम मोनेरा में. ठीक है ना, जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा की. ठीक है, प्रोकैरियोट्स. तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा. ठीक है, अब इसमें भी जनरली जो प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि बाद में इसमें भी फिर दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई. एक होते हैं आपके यू बैक्टीरिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, और एक होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया. ठीक है, सो बेसिकली जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सो बेसिकली दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. आर्की बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, तो उसके पीछे अभी हम पढ़ेंगे देयर आर टू रीजंस. वन, स्पेशल सेल वॉल. स्पेशल सेल वॉल. एंड सेकेंडली दे हैव ए स्पेशल सेल मेम्ब्रेन. क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स होते हैं. ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स. नॉर्मली जो भी आपकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं जनरली उनमें एस्टर लिंकेज होती है, बट इनमें कौन सी लिंकेज होती है, आपकी ईथर लिंकेज. ठीक है, सो अब इसमें जो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अलग अलग उनकी शेप्स होती हैं. ठीक है, तो सबसे कॉमन तो होता है कोकस. ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हैं, कुछ तो होते हैं स्फेरिकल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोकस. ठीक है, कुछ होते हैं आपके रॉड शेप जिन्हें बोलते हैं बैसिलस. ठीक है, कुछ होते हैं आपके कोमा शेप जिन्हें बोलते हैं विब्रियो. और कुछ कैसे होते हैं आपके ऐसे स्पाइरिलियम, स्पाइरल शेप. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया उनको हमने अलग अलग जो उनकी शेप्स हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो मतलब जिसका भी नाम है बैसिलस आता है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो रॉड शेप्ड है. ऐसे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस होता है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि स्फेरिकल है. ठीक है ना, कईयों में तो चेन्स होती हैं. और एक टर्म आप पढ़ते हो स्टेफाइलोकोकस, उसमें तो क्या होते हैं ना, बंच बन जाता है, जैसे होता है ना ग्रेप्स होता है. एक तो होता है कि मान लो बस स्फेरिकल एक साथ है. ठीक है ना, एक क्या होता है कि उसमें ऐसे बंचिंग भी बन जाए कि ऐसे बंच भी बन रहे हैं साइड में, तो वो होता है स्टेफाइलोकोकस. ठीक है ना, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया. ठीक है, इसके अलावा जैसे एक हम टर्म यूज करते हैं स्पाइरोकीट्स. ठीक है, वी हैव अ टर्म दैट इज स्पाइरोकीट्स. तो ये भी आपके बैक्टीरिया होते हैं. सो बेसिकली जो स्पाइरोकीट्स होते हैं they are more flexible. They are more flexible and
हैव ए यूनिक कोमा इंटरनल फ्लैजुलर मूवमेंट, इंटरनल फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, दे आर फ्लेक्सिबल एंड हैव ए यूनिक कोमा इंटरनल फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास होते हैं जिसे बोलते हैं हम एक्टिनोमाइसिटीज, क्योंकि नाम से तो लगता है ये फंगस है, ठीक है ना, बट ये आपके बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, एक्टिनोमाइसिटीज, दे फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स कोल्ड हाइफे, दे फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स कोल्ड हाइफे, जैसे हम फंगस में पढ़ते हैं कोल्ड हाइफे। दैट में ब्रांच टू, दैट में ब्रांच टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क कोल्ड ए माइसीलियम, नेटवर्क कोल्ड ए माइसीलियम। ठीक है ना, तो ये जनरली जब भी हम हाइफे या माइसीलियम की बात करते हैं, वैसे तो हम किसकी बात करते हैं आपके, बेसिकली वी टॉक अबाउट फंगस। बट ये होता है ना कि जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं तो ये बैक्टीरिया, बट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी तरह होती हैं आपकी, फंगस की तरह। ठीक है, और जैसे इसमें कॉमनली आता है स्टेप्टोमाइसिस, और स्टेप्टोमाइसिस एक ऐसा जीनस है जिससे हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। ठीक है ना, स्टेप्टोमाइसिस इज वन ऑफ द जीनस जिससे हमें बेसिकली बहुत सारी क्या मिलती हैं आपकी, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इट इज ए सोर्स ऑफ सो मैनी एंटीबायोटिक्स, स्टेप्टोमाइसिस। ठीक है ना, स्टेप्टोमाइसिस आपका बैक्टीरिया होता है, ना कि आपकी फंगस। ठीक है, अब इसके अलावा जनरली आपके इसमें जैसे जो सबसे कॉमन, जैसे आप बैक्टीरिया देखते हो ईकोलाई, ठीक है ना, तो विच इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिसको हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं रिसर्च में भी। ठीक है, ये रॉड शेप्ड होता है, और इसकी जो डायमेंशंस हैं 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी है, इकोलाई की। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बैक्टीरिया बताऊंगा जिनका साइज मतलब यूकैरियोटिक सेल से भी बड़ा होता है। ठीक है ना, जनरली यूकैरियोटिक सेल आप मान के चलो कि मान लो 10 से 15 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप साइज आप इसका बेसिकली सर्च करना क्या साइज होता है। दिस आर लार्जेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नोन। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, जो सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा, पुलोसिकम फिशलसोनी, पुलोसिकम फिशलसोनी। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया नोन। ठीक है, ऐसे एक बैक्टीरिया है एक कैंथरस नाइग्रो फस्कस, नाइग्रो फस्कस, एंड वन वी हैव दैट इज थायो मार्गरीटा नैमीबियंसिस, थायो मार्गरीटा नैमीबियंसिस। नॉर्मली तो हम यही कहते हैं ना कि जो आपके बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। ठीक है, बट ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल से भी बड़ा है। ठीक है, दीज आर लार्जेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नोन and their size is basically quite large as compared to your eukaryotic cell, largest of the bacteria known। ठीक है, सबसे कॉमन आपको ये देखने को मिल जाएगा बहुत जगह पे, पुलोसिकम फिशलसोनी। ठीक है, इज लार्जेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नोन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे यूकैरियोटिक सेल मान लो मैं कह रहा हूँ कि जनरली
10 to 15 माइक्रोमीटर उसका साइज है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, ठीक है। बट इनका साइज तो आप ये मान के चलो, कोलोसिकम का तो मतलब 500 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। तो आप सोचो कि 500 माइक्रोमीटर कितना बड़ा साइज है, इससे कंपेयर करो आप। अगर आप 10 मान के चल रहे हो तो उससे 50 टाइम्स ज्यादा साइज है इसका, है ये बैक्टीरिया। जनरली बैक्टीरिया इतने बड़े साइज के नहीं होते। आप देखो ना, अभी आपने लिखा ये 1 माइक्रोमीटर है, और उसका साइज आप देखो 500 माइक्रोमीटर। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमें एक एक कोलोसिकम फिशलसोनी एक नाम है, और उसका साइज इतना है, तो आप बताओ ये क्या है। इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है ना। नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज इतना नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जनरली जितने भी हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं उनमें क्या होती है आपकी, सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन एक जो बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक्सेप्शन होती है, होते ही यू बैक्टीरिया ही है, बट माइकोप्लाज्मा दे डू नॉट हैव सेल वॉल, डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फी। प्लियोमॉर्फी का क्या मतलब है कि इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, क्योंकि सेल वॉल के कारण ही किसी सेल की शेप है। अब सेल वॉल नहीं होने के कारण इनके अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। इन्हें हम और क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग शेप्स ले सकते हैं, इसलिए इन्हें हम जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ठीक है ना। देखो जो पेनिसिलिन थी वो बेसिकली सेल वॉल पे एक्ट करती है, ठीक है ना। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करती है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। तो क्योंकि इनमें तो सेल वॉल ही नहीं है। नॉर्मली तो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलिन देते हैं, जब लेकिन जिसमें सेल वॉल ही नहीं है उसको आपने पेनिसिलिन देके क्या करना है, ठीक है। तो दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ठीक है। और एक खास बात जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कि सबसे पहले जो जीनोम सीक्वेंस किया गया था, ठीक है ना, जैसे अब तो चलो हमने बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स या जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म से आप तो सीक्वेंस कर लिया है। सबसे पहले जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, ठीक है, एक तो वो हुई थी, मतलब ये दो एग्जाम्पल लिखे आते हैं हर जगह पे। एक तो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, सर बैक करना। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, और दूसरा आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये दो ऐसे थे जिनकी सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है। बट ये थे लिविंग, ठीक है, ये क्या थे आपके, लिविंग। लेकिन एक ये भी था, मतलब नॉर्मली वैसे फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस पूछा जाए तो वो हमने इसका किया था 5 into 174 का। बट क्योंकि ये वायरस था, तो एक तो पूछा जाए ना कि फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस आपने किसका किया, तब तो आंसर 5 into 174 है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट लिविंग किस ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस किया गया, तब आपका आंसर ये है, क्योंकि वायरस को हम लिविंग नहीं मानते ना। तो 5 into 174 इट इज अ बैक्टीरियोफाज। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है आपके इन्फेक्ट। वैसे सबसे पहले सीक्वेंस हमने इसका जीनोम किया था, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट लिविंग। तो दो टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है, कि फर्स्ट जीनोम किसका सीक्वेंस हुआ, और दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट लिविंग सेल जिसका हमने जीनोम सीक्वेंस किया। तो उसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जीनोम साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है आपका, स्मॉल होता है, ठीक है।
तो दिस इज बेसिकली डायग्राम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं या ग्राम नेगेटिव, जनरली वो किस बेस पे होता है, आपका क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये एक स्टेन होती है जो उस स्टेन को रिटेन कर लेता है, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो जो उस स्टेन को रिटेन कर लेता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जो नहीं रिटेन कर पाता वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। बट स्टेन कौन सी होती है, हमारी क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है जनरली, देखो सेल मेम्ब्रेन तो सभी में कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये अभी अभी हम देखेंगे, जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है ना, इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, फिर आप देख रहे हो न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्योंकि नेक्ड होता है, बोलते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, फिर राइबोसोम्स की बात करें तो बैक्टीरिया में होते हैं 70S। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, होते हैं स्टोरेज फॉर्म्स, कि जैसे हम ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ऐसे बैक्टीरिया भी स्टोर करता है, फॉस्फेट को स्टोर करता है, अमीनो एसिड्स को स्टोर करता है। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, हमारी स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक एस लेयर है। एस लेयर मतलब भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो जस्ट अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आप देख रहे हो किसको कवर कर रहे हैं, आपके सेल वॉल को। ठीक है, और एक टर्म होते हैं कैप्सूल। जैसे कि हमने कैप्सूल पढ़ा है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है ना, कि जैसे एक बैक्टीरिया था आपका, जिसे हम बोलते थे कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो उसमें दो स्ट्रेन थी, SNR। R and S। ठीक है, तो जो आर थी वो रफ कॉलोनीज बनाती थी, एस स्मूथ। ठीक है, तो जो रफ कॉलोनीज होती हैं, देखो बैक्टीरिया तो सेम ही है, दोनों का नाम मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, एक ही बैक्टीरिया के आगे स्ट्रेन्स हैं। जिसमें कैप्सूल है वो होती है एस स्ट्रेन, क्योंकि वो स्मूथ कॉलोनीज बनाती है, और कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण वो वायरुलेंट होती है। कि जैसे इसमें कैप्सूल है तो ये मतलब माइस को मार देती थी, लेकिन आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता तो वो नॉन वायरुलेंट होती है। तो इवन मान लो बैक्टीरिया एक ही है, बट बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल की प्रेजेंस या एब्सेंस उसको वायरुलेंट या क्या बना रही है, आपकी नॉन वायरुलेंट। ठीक है, बाकी एक होता है फ्लैजिला। ठीक है ना, फ्लैजिला का रोल किसमें होता है, मोटिलिटी में। ठीक है, फ्लैजिला का रोल किसमें होता है, मोटिलिटी। जैसे एक सीलिया भी होते हैं, फ्लैजिला का नंबर तो थोड़ा कम होता है, सीलिया का नंबर क्या होता है आपका, ज्यादा। ठीक है, और बेसिकली फ्लैजिला के बेस पे भी हमारे पास अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो हम बोलते हैं आपका, जैसे अगर तो उसमें एक ही फ्लैजिला है उसे बोलते हैं मोनोट्रिकस। जैसे आपका बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है उसमें दोनों तरफ फ्लैजिला है। ठीक है, एक है जिसमें एक तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है। ठीक है, एक है जिसमें इधर भी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है और इधर भी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है। ठीक है, एक बैक्टीरिया ऐसा है उसके पूरे सरफेस पे फ्लैजिला है। ठीक है, और एक बैक्टीरिया होता है जिसमें मान लो फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो अगर तो सिर्फ एक ही फ्लैजिला है उसे बोलते हैं मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस और मोनोट्राइकस। अगर दो फ्लैजिला है वी कॉल देम एम्फीट्राइकस। अगर एक तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है तो उसे बोलते हैं हम सिफेलोट्रिकस। अगर दोनों तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है तो उसे बोलते हैं हम लोफोट्रिकस। अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला है, ठीक है ना, अब कई बुक्स में ना ये दोनों लोफो में ही लिखे होते हैं, एक और ये दोनों तरफ, बट कई जगह पे क्या होता है, अगर एक तरफ है तो सिफेलो बोलते हैं, दोनों तरफ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोफो। ठीक है, बट कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि एक है चाहे दो है, दोनों को लोफो में ही लिखा होता है। ठीक है, और अगर पूरे सरफेस पे है तो उसे बोलते हैं पेरिट्राइकस। एंड इफ फ्लैजिला इज एब्सेंट सो उसके लिए क्या टर्म होती है, ए ट्राइकस। ठीक है, तो बेसिकली फ्लैजिला के बेसिस पे भी हमने जो बैक्टीरिया है उसे अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है कि किस बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसा है। ठीक है, कि उसमें एक फ्लैजिला है,
दो हैं, एक तरफ टफ्ट है, दोनों तरफ टफ्ट है, पूरे सरफेस पे फ्लैजिला है, या फ्लैजिला आपका एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो स्मॉलर इन साइज होने का उन्हें क्या एडवांटेज है? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जितना साइज स्मॉल होता है उतना सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हाई होती है। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हाई होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास दो बैक्टीरिया हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, मान लो इसका डायमीटर है, जस्ट हमने मान लिया कि आपका है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर है 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसे स्फेरिकल माना है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई 4/3 आर क्यूब। पाई आर क्यूब। 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली 4 पाई ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आर स्क्वायर यहाँ पे नीचे आर, मतलब ये रेशियो आ जाती है 3/r। मतलब अगर आप रेशियो को डिवाइड करोगे तो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब अगर इधर डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 है, इधर भी रेडियस, इधर रेडियस होगी आपकी 2। ठीक है, इधर रेडियस क्या होगी आपकी 2। ठीक है, तो अगर हम रेशियो देखें तो यहाँ पे रेशियो आती है 3/1, और यहाँ पे रेशियो है 3/2। कौन सा बड़ा है? 3/1 बड़ा है या 3/2? 3:1। ठीक है ना, 3/1। क्योंकि ये 3:1 है, और उसको आप लिखोगे 1.5:1, जो 3/2 है। तो जितना एरिया, जितना साइज छोटा होता है, उनकी सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो उतनी बड़ी होती है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ना जैसे माइस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब बेसिकली होता है ना, जो आप मेडिसिन की आपको डोज मिलती है, जैसे होता है ना कि हाँ भाई PCM 500 mg। ठीक है, और अलग अलग मेडिसिन की जैसे अलग अलग डोज होती है। बेसिकली जो भी आप मेडिसिन लेते हो उसके अलग अलग डोज, जैसे होता है ना आपका, आप PCM लेते हो 500 mg। ठीक है, कई मेडिसिन ऐसी आती हैं वो 20 mg लेनी होती है आपने टैबलेट, कोई 50 mg होती है, कोई 100। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि वो किस डोज पे हमारे टॉक्सिक नहीं है। ठीक है ना, तो जनरली जो माइस होते हैं, क्योंकि माइस का साइज क्या छोटा है, उसकी सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो हमारे से ज्यादा है, तो उसकी जनरली डोज हाई रहती है। क्योंकि जितना सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो जनरली हाई होती है, तो उस हिसाब से फिर उनका जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, तो वो थोड़ा सा हाई रहता है। जैसे उनकी डोज ज्यादा होगी हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन उनकी डोज की बेस पे ही हमारी डोज डिसाइड होती है। जैसे एक टर्म होती है LD50। LD50 होता है लीदर डोज 50। जिस डोज के ऊपर 50% माइस मर जाते हैं। ठीक है ना, पहले मान लो मैंने माइस को 10 mg दिया, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि जो भी आप नया ड्रग डिस्कवर करते हो, पहले उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल कराने होते हैं। हमने फिर ऐसे उसको 100 mg दिया, 200 mg दिया। हमने देखा किस डोज के ऊपर 50% माइस मर रहे हैं, तो उसके बेस पे फिर बेसिकली जो ह्यूमन की डोज है, जो भी है, वो सब चीजें इस बेस पे डिसाइड होती हैं। ये नहीं है ना मैंने एक नई मेडिसिन डिस्कवर करी, ये लो जी खा लो। ये कोई आयुर्वेदिक तो होती नहीं है कि भाई जितनी भी खा लो। और एक चीज ये भी होती है ना, आप ये भी मत सोचा करो कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो जैसे मान लो आपने चलो 2 गोली इकट्ठी खा लेते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई बॉडी में एक सिस्टम है, वो जितनी मेडिसिन दी गई है उतनी ही आपका जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब करेगा। बाकी दवाई तो यूरिन के थ्रू बाहर ही जानी है। ठीक है ना, ये नहीं है ना कि चलो 2 गोलियां खा लेते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई सिस्टम है कि बॉडी कितने मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाके या जहां पर भी आपका एक्शन उसने करना है। ये नहीं ना कि 2-4 गोली खा लो तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सो बैक्टीरिया स्मॉलर इन साइज से उनको एक एडवांटेज क्या होता है, उनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया की हमने मेम्ब्रेन दिखाई है। ठीक है ना, तो जनरली जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसका वही मॉडल है जनरली जो हम पढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल। ठीक है,
सिंपल जो सेल मेम्ब्रेन में जनरली आप पढ़ते हो कि उसमें लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। कुछ बड़े प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कई जगह पर लिपिड के साथ शुगर्स लगी होती हैं जिसे हम ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। कई जगह पे प्रोटीन के साथ आपका क्या लगा होता है, लिपिड। प्रोटीन के साथ शुगर्स लगी होती हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो सिंपल जैसे नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसी मेम्ब्रेन किसकी होती है, बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। बट एक खास बात है कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जैसे एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में क्या एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम होपेनोइड्स, ठीक है। आप देख रहे हो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सिमिलैरिटी है, बट ये याद रखना, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल membranes do not contain, bacterial membranes do not contain cholesterol, do not contain cholesterol, ठीक है। तो इनकी मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका, बेसिकली होपेनोइड्स। ये याद रखना कि होपेनोइड्स किस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में होते हैं, आपके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट कोलेस्ट्रॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, होपेनोइड्स, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो यह है कि बैक्टीरिया किस कंडीशन में रह रहा है उस हिसाब से उसकी मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे भी हम वैसे लिपिड्स में पढ़ते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। एक साइक्रो थर्मोफाइल्स होते हैं, एक मीजोफाइल्स होते हैं और एक साइक्रोफाइल्स। थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे, मीजोफाइल्स मीडियम टेम्परेचर पे और साइक्रोफाइल्स लो टेम्परेचर पे। तो जिस टाइप के बैक्टीरिया हैं उस हिसाब से उनकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। जनरली जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनकी मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड्स होने चाहिए जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। हाँ, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर कौन से लिपिड्स का होता है, लॉन्ग चेन एंड सैचुरेटेड। मतलब चेन लेंथ जितनी बड़ी होती है और जितना वो सैचुरेटेड होते हैं उतना मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है, ठीक है। साइक्रोफाइल्स देखो, एक बात हम वैसे भी सेल में पढ़ते हैं और ये वैसे भी आपको याद रखना है, चाहे किसी भी टाइप का सेल है, और एक चीज, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेन सभी में कॉमन है। ये एक ऐसा फीचर है, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनेलीज तो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, बट सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द फीचर जो हर एक सेल में है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो एक प्रोटिस्टा है, चाहे फंगस है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनकी जो सेल सेल मेम्ब्रेन हमेशा फ्लूइड रहनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसा सोचना है, सेल मेम्ब्रेन अगर रिजिड होगी ना तो ना कुछ अंदर जाएगा ना कुछ बाहर से आएगा, मतलब ना कुछ बाहर से अंदर आएगा ना कुछ अंदर से बाहर जाएगा। तो ऐसे इस टाइप का सेल तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब होता है ना, आपने बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, बाहर से, जो मीडियम होता है, तो चाहे वाटर से मिले चाहे हम जो आर्टिफिशियली जो मीडियम हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स उनके ऐसे होने चाहिए कि मेम्ब्रेन बेसिकली मेल्टेड फॉर्म में रहे, ठीक है। अब साइक्रोफाइल्स जो होते हैं उनका उनकी मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो। हाँ, तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर, और लो मेल्टिंग टेम्परेचर किसका होता है, शॉर्ट चेन एंड अनसैचुरेटेड। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेम्ब्रेन की लिपिड्स कॉम्पोजिशन ये डिसाइड करती है कि उसमें किस टाइप के आपके लिपिड्स होंगे, ठीक है, उसमें किस टाइप के लिपिड्स होंगे, ठीक है। और एक खास बात और, जो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं आपके यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, स्पेशल, कि उसमें कौन सी लिंकेज होती है, ईथर। इथर और एक चीज और आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जो लिपिड्स होते हैं इसमें ग्लिसरॉल होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ग्लिसरॉल है, ये मान लो आपका, जैसे ये हम दिखाते हैं ये CH2 है,
ठीक है, ये O इसके साथ ही फैटी एसिड चेन होती है, फिर ये CHO फैटी एसिड चेन, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे जनरली क्या लगा होता है, फॉस्फेट। ठीक है, कोई भी जैसे आगे ग्रुप हो सकता है। तो जनरली जो ग्लिसरॉल है ये भी दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। ठीक है, जो तो यू बैक्टीरिया है उसमें तो होती है डी ग्लिसरॉल। कौन सी ग्लिसरॉल होती है, डी। डी ग्लिसरॉल, और लिंकेज कौन सी होती है, एस्टर, एस्टर लिंक फैटी एसिड्स। अभी वॉल पे नहीं आए, अभी मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, बीटा 1,4। अभी आप सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, जो बेसिकली सेल वॉल होती है, उसमें हम बीटा 1,4 की बात करते हैं। एक तो ये भी ध्यान रखना भाई, एक तो हम सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को एक ही चीज समझ लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये गलत है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ना कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर आप देख रहे हो, क्योंकि सेल वॉल तो चलो मतलब बैक्टीरिया में होती है, फंगस में होती है, प्लांट्स में होती है, वो तो चलो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल या जो फैटी एसिड्स की लिंकेज है, तो एस्टर लिंकेज या ईथर, तो मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल होता है एल ग्लिसरॉल। कौन सा ग्लिसरॉल होता है, एल ग्लिसरॉल। और इसमें लिंकेज कौन सी होती है आपकी, ईथर लिंकेज। और वही ना, कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ये तो बच्चों को पता होता है कि भाई एस्टर ईथर, और अंदर वो क्या चलेगा, उसने ग्लिसरॉल भी पूछ लिया, भाई बताओ कौन सा है। ठीक है, तो या इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। कई बार होता है ना, पहले तो हमें यही पता हो कि मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, लिंकेज का डिफरेंस है। ईथर को ब्रेक करना मुश्किल है एस्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, और बेसिकली आपका दूसरा जो ग्लिसरॉल की टाइप भी डिफरेंट है, कि यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में जो बेसिकली ग्लिसरॉल होता है वो होता है डी, आर्की में कौन सा होता है, एल। ठीक है, तो ये आपने मेनली इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और एक हॉपेनोइड्स का मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, नेचर वही है फ्लूइड मोज़ोइक, बट नेचर ऑफ लिपिड डिपेंड्स, या टाइप ऑफ जो लिपिड्स हैं उसमें कैसे होंगे वो डिपेंड करता है वो किस टाइप की कंडीशंस में आपका रह रहा है। ठीक है, तो ये जनरली एक फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल है। ठीक है, हॉपेनोइड्स। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पे पिंक में शो कर रखा है बीच में, ये हॉपेनोइड्स हैं आपके। ठीक है, दीज आर somewhat similar to cholesterol, but they are not cholesterol। ठीक है, अब एक टर्म आते हैं मीजोजोम्स। ठीक है ना, बेसिकली जैसे क्या होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ना इन्वेजिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है ना, मीजोजोम्स होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं और किसी में होते नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो, तो इसके बारे में भी लिख लो कि जो मीजोजोम्स होते हैं अपीयर टू बी इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम्स appear to be invaginations of the plasma membrane in the form of, or basically in the shape of vesicles, comma tubules, comma tubules or lamellae, lamellae. Mesosomes appear to be the invaginations of the plasma membrane in the form of or in the shape of vesicles, tubules or lamellae। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, मीजोसोम सिर्फ आपको किसमें मिलेंगे, बैक्टीरिया में। किसी भी और मतलब यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स नहीं होते। ठीक है, एक तो इसका काम है दे इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते हैं क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे भी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ऐसे मीजोसोम्स यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। फोटोसिंथेसिस, सेल सिक्रीशन,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और किसमें रोल होता है, सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। एंड सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये सब किसके फंक्शंस हैं, आपके म्यूसोसोम्स के। जैसे होता है ना यूकेरोटिक सेल में, तो आप देखते हो ईआर होता है, गोल्जी होता है, तो वो सब ऑर्गेनेलीज कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देती हैं। बट यहाँ पर क्या होते हैं आपके म्यूसोसोम्स। ठीक है, सो दे अपीयर टू बी इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब ये मेम्ब्रेन से ही ऑरिजिनेट होते हैं। तो इनकी अलग अलग शेप हो सकती है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमले। और हमें बेसिकली इनके फंक्शन जो है वो बेसिकली ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली अबाउट दिस। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें ना एक हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक पिलाई और फिम्बरे क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पिलाई और फिम्बरे का रोल मोटिलिटी में होता है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। सीलिया और फ्लैजिला का रोल मोटिलिटी में होता है। ठीक है ना, तो कई बार ये तीनों चारों चीजें ना हम एक जगह पे पढ़ते हैं, सीलिया भी वहीं पे, फ्लैजिला भी वहीं पे, पिलाई भी वहीं पे, फिम्बरे भी। तो कई बार वहां पर फिर ना क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो सीलिया फ्लैजिला का रोल होता है मोटिलिटी में, बट पिलाई और फिम्बरे का रोल नहीं है। ठीक है, वो मैं अभी आपको लिख पाता हूँ कि पिलाई फिम्बरे क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे, मैं आपको पिलाई और फिम्बरे, इनमें डिफरेंस लिख लो। ठीक है ना, कि पिलाई और फिम्बरे में क्या डिफरेंस होता है। बट द मेन चीज मैंने आपको बताई, जहां पर ये दोनों टर्म्स आ गई, इनका मोटिलिटी में रोल नहीं है। ठीक है ना, पिलाई एंड फिम्बरे। नो रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करें, एक तरफ हम लिखेंगे पिलाई और दूसरी तरफ है फिम्बरे। तो पिलाई बेसिकली एक तो लॉन्ग और थिक होता है, लॉन्ग कॉमा थिकर, मेड अप ऑफ पिलिन। मेड अप ऑफ पिलिन। ठीक है, ये सिर्फ हमें किसमें मिलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो फिम्बरे होते हैं, एक तो वो थिन एंड शॉर्टर हैं, एंड सेकेंडली ये दोनों में होते हैं, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, पिलाई का नंबर देखें, दैट इज 3 to 5 पर सेल। लेकिन जो फिम्बरे होते हैं, दैट इज बेसिकली 300 to 400। 300 to 400। ठीक है, इसके अलावा पिलाई की फॉर्मेशन जो है वो प्लाज्मिड जीन्स गवर्न करती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पिलाई is governed by plasmid genes। governed by plasmid genes। जैसे हम पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड। ठीक है ना, वो पिलाई फॉर्मेशन में, पिलाई वाली
पिलाई को बनाने वाली जीन्स प्लाज्मिड पे होती हैं, ठीक है। लेकिन जो फिमरे बनाती हैं वो जीन्स कहाँ पर होती हैं आपकी, न्यूक्लियोइड रीजन पे। वो जीन्स कहाँ पर होती हैं, न्यूक्लियोइड रीजन में। जैसे होता है ना, आप कोई भी अगर बैक्टीरिया बनाते हो तो एक तो चलो न्यूक्लियोइड तो है इसी सब में कॉमन, जो आपने ऐसे ऐसे बनाया है। तो इसके अलावा बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। वैसे तो और भी अलग अलग होते हैं, बट इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो पिलाई को बनाने वाली जीन्स जो है वो कहाँ पर है आपकी, प्लाज्मिड के ऊपर। लेकिन फिम्ब्रे को बनाने वाली जीन्स कहाँ पर है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। पिलाई का जनरली रोल क्या होता है ना, बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन होती है कि इट इज ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो बना होता है, ये जो कनेक्शन होता है, ये पिलाई होता है कि दो बैक्टीरिया के बीच में जब कनेक्शन होना है। फिम्ब्रे का काम होता है कि बैक्टीरिया को अगर किसी सरफेस से अटैच करना है, ठीक है ना। फिम्ब्रे हेल्प्स इन सरफेस अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, सरफेस अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो फिम्ब्रे इसमें हेल्प करता है सरफेस अटैचमेंट में, इट हेल्प्स इन सरफेस अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बट पिलाई एंड फिम्ब्रे दे डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। पिलाई का रोल कॉन्जुगेशन में है, फिम्ब्रे का रोल आपका अटैचमेंट। जैसे बैक्टीरिया को किसी मतलब किसी सेल से अटैच करना है, जैसे होता है ना, हम कहते हैं मान लो ये बैक्टीरिया हमारे लीवर को अफेक्ट करता है या किडनी इन्फेक्शन करता है, इसका मतलब है वो वहीं पे जाके एडहेयर कर पा रहा है, वहीं जाके वो चिपक पा रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई नॉन लिविंग चीज है, किसी मतलब मान लो दीवार के साथ बैक्टीरिया को चिपकना है, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है आपका, फिम्ब्रे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस इन पिलाई एंड। तो बेसिकली चलिए पहले एक बस पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जनरली मैंने बताया, जनरली बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। और वो भी जनरली सर्कुलर होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में, ठीक है। जनरली कैसा होता है, सर्कुलर। बट कुछ बैक्टीरिया है हमने देखा उसमें लीनियर भी होता है, कि मतलब क्रोमोसोम इज लीनियर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। सबसे कॉमन तो सर्कुलर ही है, बट वी हैव सम बैक्टीरिया जिसमें लीनियर और कईयों में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं। वन एग्जाम्पल इज योर विब्रियो कॉलेराई, जो कि कॉलेरा करता है। और एक है बोरीलिया बर्चडोफेरी, जो कि आपका लाइम डिजीज करता है, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेराई क्या करता है, कॉलेरा। और बोरेलिया बर्जडोफेरी क्या करता है, आपकी लाइम डिजीज, ठीक है। तो ये जो दोनों बेसिकली बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है, दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है। इनके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया आप याद रखना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की सेल वॉल, ठीक है ना, कि दोनों की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है आपका, दैट इज, अब ये देखिए बेसिक सा डायग्राम है कि ग्राम पॉजिटिव में ऑब्वियसली एक तो मैंने आपको बताया कि स्टेनिंग के बेस पे होता है, जो स्टेनिंग को रिटेन करते हैं, जो स्टेन को रिटेन करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये आपको दिखते हैं कैसे, पर्पल। कैसे दिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव दिखते हैं पर्पल अगर आप स्टेनिंग करोगे, और ग्राम नेगेटिव दिखते हैं पिंक, ठीक है। ये पर्पल दिखते हैं क्रिस्टल वायलेट के कारण, जो कि आपकी स्टेनिंग डाई है। और वो हमें पिंक दिखते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्रेनेट, ठीक है। वो तो चलो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये पिंक क्यों दिख रहे हैं और ये आपके पर्पल क्यों दिखते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव में एक तो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरा क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो एक है सेल वॉल, दूसरी क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
बट यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो थिक होती है, जो कि आप देख सकते हो थिकनेस। इधर देखो और इधर देखो। इधर जो थिकनेस है वो होती है 20 to 70 नैनोमीटर। कितनी होती है? या 20 to 80 लिख लो आप चाहे। तो ये एक तो मेजर डिफरेंस ये भी है दोनों में ही सेल वॉल, बट थिक किस में होती है? ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है। ग्राम नेगेटिव में ये जो आपको पेप्टिडोग्लाइकन दिख रहा है, इसकी थिकनेस होती है 2 to 7 नैनोमीटर। 2 to 7 नैनोमीटर। और एक जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो आपकी कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ये शो कर किया है। इसकी जो थिकनेस है बेसिकली वो कितनी है आपकी? 7 to 8 नैनोमीटर। 7 to 8 नैनोमीटर। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है? मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन, बट इधर थिक है, उधर कैसी है आपकी? थिन। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ किस में होती है? ग्राम नेगेटिव में। ठीक है। और अभी पढ़ेंगे इसे डिटेल में, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड्स। आउटर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपोपॉलीसेक्राइड्स। आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं: लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन। अभी इसके तीनों कंपोनेंट्स भी देखेंगे। लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन। और इसलिए जो मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पैथोजेनिक, क्योंकि उनमें लिपोपॉलीसेक्राइड होता है। लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड, और तीसरा कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया? ओ एंटीजन। तो एलपीएस, एलपीएस किसका बना होता है? लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन। ठीक है। सो अब इसमें हम देखते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकन है जनरली वो तो बना किस चीज का होता है, और बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, और उसमें लिंकेज कौन सी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो पहले आप इसको देख लो एक बारी, फिर ड्रॉ कर लेना। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक तो होता है नैम, दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है। और इनमें ये जो लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। और अब इसलिए आप यहाँ पर, ये तो चलो शुगर्स हैं, बट इनके साथ अमीनो एसिड्स भी लगे होते हैं। ठीक है। जैसे ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि किस ऑर्डर में लगे होते हैं। तो एक तो है नैम, और इधर है नैग। और नैम के साथ क्या क्या लगा हुआ है? एक तो एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, मीजो डायमिनोपाइमिलिक एसिड एंड डी एलेनिन। ये चारों आपने ऐसे ही याद रखने हैं। डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड। जनरली हमारे अंदर कोई भी अमीनो एसिड डी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होते हैं। हमारे अंदर जितने ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर सारे अमीनो एसिड्स एल में होते हैं, बट बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ अमीनो एसिड्स हमें डी कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। ठीक है। तो नैम के साथ एक तो ये याद रखना है ये लगे किसके साथ हुआ है। ठीक है। तो चाहे इनके स्ट्रक्चर्स चाहे चलो इतना वो नहीं है, बट नैम के साथ ये अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। कौन कौन सा? एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, मीजो डायमिनोपाइमेलिक एसिड एंड डी एलेनिन। ठीक है। और जैसे अब ये जो आपने बनाया ना यहाँ पे मीजो डायमिनोपाइमेलिक एसिड, इसकी जगह कई जगह पर लाइसिन भी हो सकता है। कई जगह क्या हो सकता है? लाइसिन भी। ठीक है। और रिसेंटली, ये तो चलो पुराना था, अब रिसेंटली एक और भी इसमें ऐड हुआ है, उसका नाम है ऑर्निथिन।
ठीक है, ये तीसरा आप ऐड कर लेना, ये कहीं जगह पे नहीं आपको लिखा मिलेगा। तो मतलब 3 टाइप के डाई अमीनो एसिड्स आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब एट ए टाइम तो एक ही होगा, जैसे कहीं पर किसी में एमडीपी होगा, किसी में इसकी जगह पर एल लाइसिन हो सकता है, और किसी में ऑर्निथिन। ये 3 टाइप के डाई अमीनो एसिड्स हैं जो आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें तो हमने मीजो शो करा है, किसी की सेल वॉल में एल लाइसिन होगा, और किसी की सेल वॉल में आपका क्या हो सकता है, ऑर्निथिन। ठीक है, जैसे ये इसमें ई कोलाई का दिखा रखा है, और जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं चाहे, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। ठीक है, द टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, उसमें आप देख रहे हो पहले एल डी, फिर चलो ये मीजो है और उसके बाद डी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, टेट्रापेप्टाइड चेन। और खास बात, डी अमीनो एसिड्स हमारे अंदर नहीं होते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर कोई भी अमीनो एसिड डी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आप याद रखना, नैम नैक एंड, क्योंकि जनरली तो हमें यही बताया जाता है ना सिर्फ शुगर्स ही होती हैं, बट ये जो अभी ये तो सिर्फ एक मोनोमर है, ऐसे और आगे मोनोमर्स, तो वो जो आपस में लिंकेज होती है, उसमें ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड लिंकेज दिखाता है जो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो नैम नैक एंड एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एमडीपी एंड डी एलेनिन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन से डाइमिनो एसिड्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में। ठीक है, तो चाहे वो एल लाइसिन है, चाहे एमडीपी है, और एक जैसे मैंने आपको बताया ऑर्निथिन। ठीक है, तो ये सब क्या आपके डाई अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो यस हम सर। देखना है आपका, कि जो क्रॉस लिंकेज किनके बीच में होती है। ठीक है ना, जो क्रॉस लिंकेज है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट ए सिंपल मोनोमर, और किस टाइप की जो लिंकेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसमें ऑर्निथिन में भी आप ऐड कर लेना, ये डी ऑर्निथिन है, जैसे लाइसिन तो एल है, बट ऑर्निथिन इन्होंने बता रखा आपका डी। ठीक है ना, अब ये एल डी का भी बड़ा पंगा ही है। अभी आपने वहां ग्लिसरॉल में देखा, अब वही होता है ना, वो यहाँ पे लिख दे डी लाइसिन, तो वो गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल में ठीक है बाकी डी वाले होते हैं, बट लाइसिन आपको एल ही मिलता है। ठीक है ना, ऑर्निथिन पूछ लेगा, ऑर्निथिन जनरली आपने कहाँ पे पढ़ा है, यूरिया साइकिल। और आपको याद हो जो यूरिया साइकिल होती है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना, ऑर्निथिन भी एक अमीनो एसिड ही है, बट ये अनकॉमन होते हैं, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, सो दीज आर नॉट वेरी कॉमन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो हमारे अंदर भी जैसे हम तो जो 20 पढ़ते हैं उसमें हम ऑर्निथिन सिट्रुलिन के बारे में नहीं लिखते, क्योंकि दीज आर नॉट वेरी कॉमन अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये डायग्राम आपकी लिंकेज शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो, दिस इज वन मोनोमर, दिस इज अनदर मोनोमर, इधर का डी एलेनिन और उधर आपका जो डाई अमीनो एसिड है, इन दोनों में लिंकेज होती है। ठीक है, अब इसका जो डी एलेनिन है वो दूसरे के एमडीपी के साथ बनाएगा। जैसे ये देखो ना, इधर का इसका डी एलेनिन ने इसके साथ बनाया, इसका डी एलेनिन फिर अगले वाले के साथ, तो इस तरह से क्रॉस लिंकेज होती है। और जो पेनिसिलिन होता है ना, वो जनरली जो एंटीबायोटिक है वो इसी क्रॉस लिंकेज जो एंजाइम कराता है उसे ही खत्म करता है वो। जैसे पेनिसिलिन सेल वॉल नहीं बनने देता, क्योंकि ये जो क्रॉस लिंकेज जो एंजाइम करा रहा है, ठीक है, वो ट्रांसपेप्टिडेज होता है, तो वो जो क्रॉस लिंकेज कराने वाला एंजाइम है, पेनिसिलिन उसको काम नहीं करने देती, तो इसकी वजह से इसमें आपकी क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे क्या चीज है, कि ये एक स्पेशल सेल वॉल दिखाई है इसने। ठीक है ना, जो कि आपको किसमें देखने को मिलती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसमें डी एलेनिन और एल लाइसिन के बीच में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है, मतलब बीच में 5 ग्लाइसिन लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेंटाग्लाइसिन ब्रिज किस में होता है, तो आपका क्या आंसर होगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है अबाउट द क्रॉस लिंकेज।